Good morning all. Myself D.K. Salgotra, your physics guide. Subject physics, class 11th. Today our topic of discussion is fundamental forces in nature. Fundamental forces in nature. The forces between macroscopic objects. What are macroscopic objects? Macroscopic objects are terrestrial bodies. Terrestrial mean जो अर्थ के ऊपर है, and astronomical bodies जो अर्थ से बाहर है. मून, प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सारे क्या हुए? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स. मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं जो सरफेस के ऊपर हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो अर्थ के सरफेस से बाहर है, उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्सेस आती हैं वो दो फंडामेंटल फोर्सेस हैं. वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करें तो जो एटॉमिक और न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं, उन जो मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए दो और फंडामेंटल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है. एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स. लेट अस स्टडी दीज फोर फंडामेंटल फोर्सेस वन बाय वन. हम लोग यहाँ पर फोर फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नॉट इन डेप्थ, क्योंकि यही फोर्सेस हम फिजिक्स कोर्स में जब चैप्टर वाइज आएगा इनका डिटेल, तब इनको स्टडी करेंगे. अभी सिर्फ मैं इनकी इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज के बारे में ही बताऊंगा. फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? लेट्स सपोज ये दो बॉडीज हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. इनको सेपरेट किया हुआ है r डिस्टेंस अपार्ट, और इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. इन दो बॉडीज के मासेस की वजह से जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं. ये फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से गवर्न होती है, जिसकी स्टेटमेंट है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. Here m1 and m2 be the masses of two bodies and r is the distance of separation between them, and G is gravitational constant and its value in SI unit is 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर. ये कैसे? ये यूनिट देखो आप, न्यूटन, इसके यूनिट बनाने हैं ना हमने, न्यूटन, इसके मीटर, मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, इसके किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर हो गया, ये नीचे चला जाएगा, तो यूनिट बने न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर. अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं. उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप ये लिख लो. देखो, जो भी मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ ये आपके नोट्स हैं, क्योंकि मैं पीडीएफ फाइल नहीं भेज रहा, मैं इसी पे ही लिख देता हूँ और यही आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है. ओके, जो भी लिखता हूँ वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना. अब इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज इट इज ए यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स. मतलब दो बॉडीज अट्रैक्ट ही करेंगी, इस फोर्स से रिपेल नहीं करेंगी. वो अलग फोर्सेस होती हैं जिनसे रिपेल करती हैं. ठीक है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है. ग्रेविटेशन फोर्स इज यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स. यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को इसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी. दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज. जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये फोर्स है, ये मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है. देयरफॉर इट इज
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। ये देखो, और साथ में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, इसीलिए ऐसे लिखते हैं इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। फोर्थ प्रॉपर्टीज, दिस फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। ये तीसरी बॉडी अगर इनके पास रख भी दी जाए तो ये दोनों बॉडीज के बीच की फोर्स इतनी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। बेशक ये बॉडी इसको भी अट्रैक्ट करेगी, ये बॉडी इसको भी अट्रैक्ट करेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में आपस में जो फोर्स है वो इतनी ही रहेगी। ये फोर्स तीसरी बॉडी के पास में आने से चेंज नहीं होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टीज, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। देखो आप, धरती कहां पर है और सूरज कहां पर है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये धरती सूरज के अराउंड चक्कर काट रही है। देयरफॉर इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जो हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं उनमें से सबसे वीक यही फोर्स होती है, ठीक है। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स है, इसका मतलब होता है एक बॉडी के सेंटर और दूसरे बॉडी को के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे ही ये फोर्स एक्ट करती है, इसीलिए दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना और सुनने वाली बात है। किसी भी फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मैंने यहां पर एक बॉडी को ग्राउंड से ऊपर लेके जाना है h हाइट तक, तो इस बॉडी को मैं डायरेक्टली भी ऊपर लेके जा सकता हूं या स्टेप बाय स्टेप इस पाथ से भी ऊपर लेके जा सकता हूं। और इस बॉडी को उठाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट। अर्थ खींच रही है बॉडी को नीचे, इसीलिए मुझे उसको ऊपर उठाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। और ये जो वर्क है, इस केस में देखें, अगर सीधा ही बॉडी को ऊपर ले जाएं या फिर ऐसे इस पाथ से लेके आए, तो हम लोग ये देखेंगे अपने 4th यूनिट में कि इन दोनों केसेस में वर्क जो है वो सेम ही करना पड़ा। इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मर्जी इस बॉडी को आप ऊपर ले जाओ h हाइट तक, ये वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ये वर्क हो रहा है, इसीलिए ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब लास्ट है, इट इज टू बी कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। लोग साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये बॉडी और ये बॉडी इसलिए अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पार्टिकल की एक्सचेंज हो रही है, और उन पार्टिकल्स को ग्रेविटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये है इसकी 9 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट फोर्स की ओर चलते हैं। एंड दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो, अगर 2 चार्जेस को हम लोग कुछ डिस्टेंस सेपरेट करके रखें, ऐसे एक चार्ज ये है, एक ये है, दीज आर 2 चार्ज्ड बॉडीज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस अपार्ट। अगर ये दोनों चार्जेस रेस्ट में प्लेस किए हुए हैं फ्री स्पेस में, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं, तो इन दोनों में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन आएगी उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। दिस फोर्स इज गवर्न्ड बाय कूलम्स लॉ। ये भी हम +2 में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ की ये स्टेटमेंट है, F इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है K, ये चार्ज का प्रोडक्ट है, ये डिस्टेंस का स्केयर है। दिस फोर्स इज जस्ट एनालोगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहां पर मासेस थे, यहां पर चार्जेस हैं, सेम टू सेम वही फॉर्मूला। यहां पर G था, यहां पर K है, यहां पर R स्केयर है, ठीक है। ये 2 चार्जेस के बीच की फोर्स है, सेम एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां पर Q1 Q2 2 चार्जेस हैं जिनको रेस्ट पे रखा है फ्री स्पेस में, R डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। और यहां पर K की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक पोल्स के बीच की फोर्स की। जो फोर्स मैग्नेटिक पोल्स के बीच में होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
लेकिन ये जो दो फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों इनसेपरेबल है, इनको अलग अलग आंका नहीं जा सकता। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट ने उसमें बताया कि अगर कोई वायर ले ली जाए तो उस वायर के बीच में अगर करंट निकल रहा हो तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन माइकल फैराडे ने, ये भी आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी एक रिंग के पास एक मैग्नेट को लेके जाया जाए या दूर किया जाए तो उस वायर में एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इट मींस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट की वजह से आ रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रहा है। इट मींस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना आर नॉट सेपरेबल टू ईच अदर, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए इनका एक कॉमन नाम दे दिया जर्नल फोर्स को, ये वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम दे दिया गया, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इनसेपरेबल है। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आता है इसमें भी, आर स्क्वायर के उल्टा प्रोपोर्शनल है। इट इज नॉट एज मच लॉन्ग रेंज एज ग्रेविटेशन फोर्सेज। ये ग्रेविटेशन फोर्स जितनी लॉन्ग रेंज नहीं होती ये भी लॉन्ग रेंज है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स से कम लॉन्ग रेंज होती है। इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन फोर्स। ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशन फोर्स से। इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स, ये भी मैंने आपको समझा ही दिया। एक चार्ज बॉडी के सेंटर से दूसरे चार्ज बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के ऊपर एक्ट करेंगी। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज द वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक है, इसीलिए ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये फोर्स तभी अराइज होती है जब दो चार्ज बॉडी के बीच में ये फोटोन की एक्सचेंज हो, मतलब दो चार्ज बॉडी आपस में फोटॉन्स की एक्सचेंज करे, तब इनके बीच में ये फोर्स डेवलप होगी। ठीक है, ये हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फंडामेंटल फोर्स इज ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? ये वो फोर्स है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के बीच में बांध के रखती है, और ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है और ग्रेविटेशन फोर्स से 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ये देखिए आप, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। इट मींस दे विल रिपेल ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये न्यूक्लियस में रहेंगे कैसे? तो इन दोनों की रिपल्शन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से हो रही है, उनसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए जो इनको न्यूक्लियस में बांध के रखे, और वो फोर्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये एक दूसरे को बांध लेते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, ये न्यूक्लियर साइज है, इससे कम डिस्टेंस में ही ये फोर्स ओबे करती है। इसके बाहर ये फोर्स ओबे नहीं करेंगी, ये रिपेल कर जाएंगे। तब अभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी डिस्टेंस इससे कम है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब आपको पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिपेल भी कर रहे हैं, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स 100 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये न्यूक्लियस के बीच में बंधे रहते हैं, और जो फोर्स इनको बांध रही है उस फोर्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस फोर्स, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, क्योंकि ये इनको बाइंड करके रखती है, इसलिए अट्रैक्ट करेंगे तभी बाइंड करेंगे ना। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये अगर इससे कम डिस्टेंस होगी पार्टिकल्स में, चाहे वो पार्टिकल जैसे मर्जी भी हो,
अगर इससे कम डिस्टेंस होगी तो ये फोर्स ओबे करना शुरू कर देती है, इसीलिए ये शॉर्ट रेंज है। इसके बाहर अगर कोई पार्टिकल हो तो वो नहीं इस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, या तो फिर वो ग्रेविटेशन फोर्स या इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स से ही अट्रैक्ट करेंगे। ओके, आगे चार्ज इंडिपेंडेंट है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर प्रोटॉन को देखें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता और तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। बेशक इनका चार्ज सेम है प्रोटॉन प्रोटॉन का, लेकिन तब भी ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इसके जो फॉर्मूला बनते हैं उनमें जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस नहीं आता, इसलिए ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करते। इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स, ये दो पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन के ऊपर नहीं एक्ट करती, इसीलिए इसको नॉन सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये मैंने पहले ही बताया कि इसके अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, उनमें नहीं करता था, वो कंजर्वेटिव थी, इसमें कर जाएगा, इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव है। इट इज सैचुरेटेड फोर्स, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को न्यूक्लियर फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को न्यूक्लियर फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको सैचुरेटेड बोलते हैं कि ये अपने अपने पास वाले जो जुड़े हुए हैं इससे, इन्हीं को अट्रैक्ट करेगा। ये प्रोटॉन इनको अट्रैक्ट, इन तीनों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन तीनों को करेगा क्योंकि ये इसके नेबर में है, मतलब नेबर को ही इफेक्ट करते हैं, नेक्स्ट नेबर को इफेक्ट नहीं करती ये फोर्स, इसीलिए इसको सैचुरेटेड फोर्स बोलते हैं। अब ये फोर्स किसकी एक्सचेंज की वजह से होती है? पाई मीजॉन की एक्सचेंज की वजह से होती है। ठीक है, इसके जो एक्सचेंज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं या प्रोटॉन न्यूट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, तो ये पाई मीजॉन की एक्सचेंज से ही संभव हो पाएगा। ये एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं। अब आता है नेक्स्ट फोर्स। फोर्थ फंडामेंटल फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये कब आती है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये न्यूक्लियस से मैंने बनाया हुआ, आपने 10th क्लास में रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है। रेडियो एक्टिविटी के दौरान अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। ठीक है, उनमें से जो बीटा रेडिएशंस जब बाहर निकलती हैं तो बीटा डिके होने से एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रिनो, एक पार्टिकल है जो न्यूट्रल होता है, ये दोनों बाहर निकलते हैं। साइंटिस्टों ने ये देखा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स होती है जिसको उन्होंने वीक न्यूक्लियर फोर्स का नाम दिया। ठीक है, दिस इज द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं सभी, और न्यूक्लियर प्रोसेस में जब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच में ये अपीयर होती है, जैसे बीटा डिके में मैंने बताया। दिस इज द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस में, जैसे कि बीटा डिके में हुआ। ठीक है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, अभी इसकी थोड़ी डिस्कवरी और चल रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी प्रोसेस जिसमें ये न्यूट्रिनो पार्टिकल या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं, ये न्यूक्लियर वो प्रोसेस वीक न्यूक्लियर फोर्स से ही गवर्न होता है। ठीक है, ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशन फोर्स से। बेशक इसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन ये ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है 10⁻25 टाइम्स, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वीक होती है। ठीक है, ये सिर्फ जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस में ही ऑपरेट होती है, ये भी फोर्स तभी ऑपरेट होती है जब डिस्टेंस दो पार्टिकल्स के बीच में इससे कम हो। और नेक्स्ट एंड द लास्ट, दिस फोर्स अराइजेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। ये भी पार्टिकल की एक्सचेंज से ही अराइज होती है। उन पार्टिकल्स का नाम है मासिव वेक्टर बोसोन्स। ठीक है, ये एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ये था सारा 4 फंडामेंटल फोर्सेस की नॉलेज। अब इनको मैंने इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं लिया, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर स्टडी करते जाओगे तो इनकी पूरी डिटेल्स आप पढ़ते जाओगे। +1 कोर्स में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपने इतनी ही डिटेल को अभी पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुना इसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।